नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। विधानसभा चुनाव के दूसरा चरण का मतदान खत्म हो गया है और अब मतगणना को लेकर जहां प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ने लगी है, वहीं आम मतदाताओं के बीच कौन बनेगा विधायक, इसकी चर्चा जोर पकड़ने लगी है। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में इन दो प्रत्याशियों की चर्चा सभी की जुबान पर है। इनमें एक वर्तमान विधायक साथ झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर तथा दूसरे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र नाथ तिवारी का नाम शामिल है। एक और जहां आम जन यह जानने के लिए उत्सुक है कि गढ़वा में इस बार कौन मारेगा बाजी और किसकी होगी हर, इसकी चर्चा होने लगी है। जबकि तीसरी प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह के भी समर्थन ये कह रहे हैं कि उनका वोट बोल नहीं रहा है, लेकिन मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। हम बात करें गढ़वा विधानसभा सीट की, तो वैसे तो इस सीट पर संपन्न विधानसभा चुनाव में 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन इनमें 3 लोगों की ही चर्चा है। इनमें गढ़वा के वर्तमान विधायक सह सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और भाजपा के प्रत्याशी सह पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सह पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह की चर्चा हो रही है। यद्यपि एग्जिट पोल और लोगों के कयासों में पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह पीछे चल रहे हैं। सबसे पहले हम गढ़वा के वर्तमान विधायक सह सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर की चर्चा करें तो इस चुनाव में मंत्री श्री ठाकुर ने पूरी ताकत झोंक दी और पूरे झारखंड में गढ़वा की सीट हाईटेक तरीके से चुनाव लड़ा। चुनाव के दौरान ये चर्चा सरेआम रही कि मिथिलेश ठाकुर का चुनाव प्रबंधन सबसे बेहतर थी। श्री ठाकुर अपने कार्यकाल में गढ़वा में विकास के कई बड़े कार्य किए हैं। खासकर जिला मुख्यालय में उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा पूरे राज्य में हुई और चुनाव में उनका मुद्दा विकास ही रहा। यद्यपि श्री ठाकुर चुनाव में अपने द्वारा किए गए विकास की चर्चा तो की ही, हाथ ही मैया सम्मान योजना को भी चुनाव के मुद्दे में जोड़ा और इन्हीं 2 मुद्दों पर चुनाव में वे जनता के बीच उतरे। चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी विकास गाथा से संबंधित एक पुस्तक भी जारी कर मतदाताओं तक पहुंचाया, ताकि मतदाता उनके विकास कार्यों से प्रभावित होकर पुनः उन्हें अपना प्रतिनिधि चुने। चुनाव में श्री ठाकुर को मुस्लिम समाज का भरपूर सहयोग मिला, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी हुआ, क्योंकि भाजपा को मालूम था कि मुस्लिम समाज का वोट उन्हें नहीं मिल रहा है। ऐसे में पूरा चुनाव भाजपा हिंदू वोट के ध्रुवीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार मुहिम छेड़े रखा और हिंदू मुस्लिम के इस कार्ड से भाजपा को लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई। हालांकि जातीय समीकरण को साधने में मिथिलेश ठाकुर ने कोई कसर नहीं छोड़ी और नाई समाज को अपने पक्ष में करने के लिए एकीकृत बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लगवाए। वहीं पाल समाज को अपने पक्ष में करने के लिए अहिल्या बाई होलकर की प्रतिमा भी शहर में लगवाए, जबकि पासवान समाज को जोड़ने के लिए बाबा चौहरमल की प्रतिमा लगवाए। यद्यपि मंत्री द्वारा लगवाए गए इन प्रतिमाओं से जुड़े विभूतियों का देश के योगदान में अहम भूमिका रही है, इसलिए श्री ठाकुर को उम्मीद है कि इन समाज के लोगों का उन्हें पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। श्री ठाकुर के इस अभियान में बालू का मुद्दा सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उनके सामने खड़ा था और विपक्ष ने इसे भुनाने का हर संभव प्रयास किया। मतदाताओं को ये बताया कि उनका घर बालू के अभाव में नहीं बन पा रहा है, तो इसके पीछे राज्य की हेमंत सरकार है। बालू के मुद्दे पर गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में आमजन में काफी आक्रोश था और इस मुद्दे पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कभी खुलकर जनता को ये बताने का प्रयास नहीं किया, जिसका विपक्ष ने लाभ लेने का हर संभव प्रयास किया। इसके अलावा मंत्री मिथिलेश ठाकुर का फोकस अधिकतर ग्रामीण इलाकों में था और नगर परिषद का क्षेत्र भगवान भरोसे था, जिसे देखने वाला कोई नहीं था। नगर परिषद क्षेत्र में कई तरह के टैक्स देने के बावजूद लोगों को वह सुविधा नहीं मिल पा रही थी जिसके वह हकदार थे। गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के कई ऐसा वार्ड है जहां बिजली के पल तक नहीं है, सड़क खराब है, पेयजल आपूर्ति शहर के आधे भाग में ही लोगों को मिल रही है, जबकि एक बड़ा क्षेत्र इससे वंचित है। इन सब बातों को लेकर शहरी क्षेत्र के लोगों में नाराजगी थी। इस चुनाव में हम शहर की बात करें तो यहां पिछले चुनाव के अपेक्षा श्री ठाकुर को कम समर्थन मिला। इसे सत्ता का एंटी काम्बेंसी भी कहा जा सकता है। 5 सालों में गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में सीवरेज, ड्रेनेज और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था नहीं हो सकी। बावजूद श्री ठाकुर पूरे 5 सालों तक जनता के बीच रहे और छोटे से लेकर बड़े कार्यक्रमों में उनकी उपलब्धता देखी गई। श्री ठाकुर ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों सड़कों को मुख्य मार्ग से जोड़ा, सैकड़ों पुल पुलिया का निर्माण कराया। इसलिए वे आश्वस्त थे कि जनता का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। श्री ठाकुर के पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आदि नेताओं ने कैंपेन किया। अब हम बात करें भाजपा प्रत्याशी सह पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी का, तो इस चुनाव में उन्हें एंटी कॉन्वेंसी का अतिरिक्त लाभ मिला है।
इसके अलावा पूरे 5 सालों तक मंत्री मिथिलेश ठाकुर के क्रियाकलापों का विरोध करने वाले वे एकमात्र नेता बनकर जनता के सामने उभरे, जनता के सुख दुख में अपनी भागीदारी निभाई और लगातार मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर हमलावर रहे। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में पहले कहा जाता था कि यहां के प्रतिनिधि के भाग्य का फैसला में ब्राह्मण बहुल ग्वावल क्षेत्र की अहम भूमिका रही है और इस बार के चुनाव में इसका लाभ सत्येंद्र नाथ तिवारी को मिलता दिख रहा है। वहीं गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाता ओबीसी समाज से आते हैं, जिनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर पहले से ही रहा है और इस बार के चुनाव में भी ओबीसी में खासकर वैश्य मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़वा आगमन का भी लाभ श्री तिवारी को मिला। वहीं बालू के मुद्दे पर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी लगातार 5 सालों से मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर हमलावर बने रहे। इस मामले में उन्हें मुकदमा तक झेलना पड़ा। दुर्गा पूजा के दौरान गढ़वा प्रखंड के लखना गांव में हिंदू मुस्लिम के विवाद में भी सत्येंद्र तिवारी के पक्ष में हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण बढ़ा, क्योंकि इस प्रकरण में सत्येंद्र नाथ तिवारी पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी 5 सालों तक ये कहते रहे कि गढ़वा क्षेत्र में लूट और भय का माहौल बना हुआ है। विपक्ष की ओर से सत्येंद्र नाथ तिवारी ही इकलौता ऐसा प्रत्याशी थे जिन्होंने मंत्री का अनवरत विरोध किया। इसका लाभ उन्हें यह मिला कि जो लोग मंत्री से नाराज थे वो उनके पाले में आ गए। गढ़वा जिला मुख्यालय में आजादी के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री का आगमन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी सभा का भी लाभ उन्हें मिला। इसके अलावा श्री तिवारी के पक्ष में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के अलावा कई बड़े नेता उनके पक्ष में चुनावी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह की बात करें तो शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि गढ़वा में त्रिकोणीय स्थिति बनेगी। शुरुआत में गिरिनाथ सिंह के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरने की चर्चा थी, लेकिन बाद में उन्हें समाजवादी पार्टी की ओर से अपना प्रत्याशी बनाया गया। श्री सिंह 4.5 साल तक जनता के बीच में तो रहे, लेकिन लगातार पार्टी बदलने और वर्तमान सरकार के क्रियाकलापों को लेकर जनता को गोलबंद नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव से पूर्व गिरिनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी में थे और उन्हें उम्मीद था कि पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव में चतरा से अपना उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब श्री सिंह ने भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया कि पार्टी उन्हें चतरा से टिकट दे देगी, क्योंकि वे इसी शर्त पर राजद में गए थे, लेकिन राजद ने भी उन्हें अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। तब श्री सिंह गढ़वा पहुंचे और बिना किसी पार्टी के झंडा बैनर के परिवर्तन सह जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत की और 6 महीने तक गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में जाकर अपने समर्थकों को गोलबंद करना शुरू किया और फिर चुनाव के मैदान में उतरे। शुरुआत में वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का मन बनाया, फिर समाजवादी पार्टी से टिकट पाकर चुनाव मैदान में उतरे। अब ये चर्चा जोर पकड़ने लगी कि अब गढ़वा विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय स्थिति बनेगी, लेकिन चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद ऐसा देखने और सुनने को नहीं मिला। बहरहाल 23 नवंबर को मतगणना होगा और तभी सभी कयासों और अटकलों पर विराम लग जाएगा कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र का कौन बनेगा विधायक और किसकी चुनावी समीकरण होगी फेल। लेकिन इस दौरान सभी प्रत्याशियों जो लड़ाई में हैं उनकी धड़कन एक बार फिर तेज हो गई है। बिना किसी भेदभाव के हमने पूरी पारदर्शिता के साथ आपको संपन्न विधानसभा चुनाव के हर पहलुओं से अवगत कराया। हमने न तो किसी को जिताया और न ही किसी को हराया। जो बातें छनकर सामने आई वो आपके समक्ष रखा। अब एक बार फिर 23 नवंबर को मतगणना के दिन आपको पल पल के अपडेट से अवगत कराएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।